पढ़ा रहे मन लायक हो। हाँ मनीषा बोल बेटे। मैम क्या नहीं फॉर्म नहीं निकले? दोबारा बोल बेटा, सुन नहीं रहा। अभी क्या फॉर्म नहीं निकले नीट के? बेटा अभी तक तो नहीं मैंने देखा अपडेट, नीट का फॉर्म आ गया। नीट का फॉर्म आता तो पहले ही हल्ला मच जाता है, दुनिया पागल हो जाती है। अभी तक तो नहीं हुई पागल। तो अभी तक तो नहीं आया, बाकी आता है तो। जेई का तो पेपर हो गया, पागल हो गई है। मैं बोल रही थी बस। अबे क्या खा के आते हो क्लास से पहले हैं? पेपर हुए 2 दिन हो गए। टफ आया था पेपर, ऐसे तुक्के मार के आ गए। तुम यार अपने पेपर की टेंशन लो, उनको जाने दो, वो संभाल लेंगे बच्चे। मैथ टफ आया था उनका, सुना मैंने। बाकी यस हमारी क्लास में भी था एक लड़का, वो भी दे के आया था जेई का। मेरे दूसरे बैच में भी है सात्विक, तो उसका मैथ अच्छा है। मैं कितने क्वेश्चन करे करे 3। मैं कहा मैं समझ गई बेटा पेपर टफ था, क्योंकि तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू 3 करके आया तो बच्चे तो मर गए होंगे। ठीक है यार, तुम अच्छे से करके आना, मेरे को तुम्हारी टेंशन है नालायक हो। दूसरों की टेंशन ले बैठे हो, तुक्के मार के आ गया है, तेने सारा पेपर आंदा है। आओ भाई, आज एंडोक्राइन सिस्टम को हमने एक शॉट में रिवाइज करना है। ये अपने आप में एक जंग है, 1 घंटे में जीतने वाली। जो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए नोट्स बना के आए हो जो मैंने तुम्हें भेजे थे। यो मैम। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा जिसको मैं संडे से बोल रही हूँ नोट्स नहीं बना के आया, तो भाई मेरी गलती नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है जी, क्योंकि इसी नोट से तुम्हें क्विकली रिवाइज करा सकती हूँ। तो अपने नोट्स खोलो, अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अब तुमको नोट्स का सेंस बनेगा जब मैं बोलूंगी। ठीक है, तो ओपन योर नोट्स, सामने रख लो। जस्ट इन केस कोई बच्चा कंफ्यूज है किस नोट्स की बात हो रही है, मैं एक बार दिखा देती हूँ बेटा। 1 हफ्ते से बोल रही हूँ, तो आई होप अपने बना लिए। नहीं बनाया तो फिर अब आप इसके बाद देख लेना। ये वाले नोट्स दिख रहे हैं? यो बेटा ये वाला पेज खोलो, हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा आपको, नीचे पिट्यूटरी दिख रहा होगा, नीचे थायराइड दिख रहा होगा। ये तीनों हम इस पेज पे करेंगे। फिर ये इसी पेज की लेफ्ट वाले पेज का क्लोजअप है, ये राइट वाले पेज का क्लोजअप है। फिर नीचे जाते हैं सेकंड डबल पेज पे, इस पे आपको पैनक्रियाज दिख रहा होगा और एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा होगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये सारे ग्लैंड कवर हो जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है, इसके अलावा भी इस चैप्टर में है छोटे छोटे पार्ट जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह में कंप्लीट हो जाते हैं। राइट, तो 2 डबल पेज में हम कोशिश करेंगे आज इस वाले को खत्म करने की, जितना हमारा हो सकता है। कल से वी डू द 12th ग्रेड का रिवीजन इस तरीके से कि हमारा नीट और स्कूल का एग्जाम साथ में निकले, और बोर्ड्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे कि आप राइटिंग कैसे करोगे क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, डन? यो मैम। देखो, अब सबको स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। बेटा आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स होते थे ना, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। उसके अंदर फोर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स होते थे, एक होता सेरिब्रम और दूसरा डायनसेफेलॉन। डायसेफेलॉन, डायसेफेलॉन के 3 पार्ट होते थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। हाँ थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस। ठीक है, मैं कहाँ जा रही हूँ? आई एम गोइंग टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस। और थैलेमस के पीछे एक ग्लैंड लगा होता है, दिस इज पीनियल। पीनियल अलग से ग्लैंड है, तो आपके ब्रेन में हम उसको ऐसे नहीं अलग से पढ़ते। तो पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के ऊपर मैं जा रही हूँ। ठीक है, समझ आया हम कहाँ जा रहे हैं? मैम देखो उसी पेपर में देखो, वहां पे बीच में हाइपोथैलेमस बना है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं दिखता, लेकिन तुमको इससे क्या करना है, तुम्हें ये समझना है ये हो क्या रहा है यहाँ पर। सो दिस इज अ हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट है। तो इसका ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम? इट वुड बी एक्टोडम। ठीक है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ऊपर थैलेमस होता है। क्या होता है, मैंने छोटा बना दिया वैसे। थैलेमस के पीछे एक ग्लैंड लगा होता है, नॉन एज पीनियल। हाँ बेटा बोल। मैम आपने कितना पढ़ा लिया? बेटा अभी स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है, ये होता है पीनियल। पीनियल का एक ही हार्मोन है, पहले ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस और पीनियल दोनों के दोनों ब्रेन के पार्ट है ना। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे कौन सी लेयर से बनती है? कौन सी जर्म लेयर से बनती है? एक्टो, एंडो या मीजो? एक्टो। ठीक है बेटा, तो वहां पे हाइपोथैलेमस के नीचे लिख ले एक्टो। एनसीईआरटी खोल, एनसीईआरटी में लिख ले हाइपोथैलेमस के आगे एक्टोडम, पीनियल के आगे भी लिख ले एक्टोडम। एनसीईआरटी में बताओ पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे डायग्राम है सारे ऑर्गन का बना हुआ है? 331। 331, सब एक्टो एक्टो लिखो। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीनियल ग्लैंड की। तो पीनियल ग्लैंड से वो हार्मोन निकलते हैं जिसकी वजह से तुमको आते हैं नींद। ठीक है, तो जैसे अगर कोई रात की शिफ्ट करता है, मान लो पायलट है ना, वो यहाँ से इंडिया से गया, दिन में गया यहाँ से, वहां पे रात होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचा वहां भी दिन ही था, तो उसकी रात तो स्किप हो गई ना। तो उसका पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है,
कि यार कब उसको हार्मोन सिक्रिएट करना है। तो ऐसे में ना इंसान को जेट लैग हो जाता है कि उसकी बॉडी को समझ नहीं आता टाइम हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो फिर उस इंसान को हम देते हैं मेलेटोनिन। सो पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रिएट करता है? पीनियल ग्लैंड एक केमिकल सिक्रिएट करता है जिसे कहते हैं मेलेटोनिन। टेक्निकली ये हार्मोन नहीं है, ये है केमिकल, लेकिन इसको एनसीईआरटी हार्मोन की तरह ट्रीट करती है। तो ये सिक्रिएट करते हैं केमिकल जिसे हम कहते हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन ही है जो रात को सिक्रिएट होता है। तो जैसे जैसे रात होती चली जाएगी ना अभी, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको नींद आनी स्टार्ट होगी। तो रात की वजह से नींद आनी स्टार्ट होती है, अंधेरा होना स्टार्ट होता है। इसलिए कहते हैं लाइट बंद करके रात को मोबाइल मत देखा करो। मोबाइल देखते हो ना तो पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो दिन है, तो वो मेलेटोनिन की सिक्रीशन कम करता है। इसलिए अगर सोने के टाइम पे तुम 12-1 बजे मोबाइल खोल के बैठ जाओ ना, तुमको 3 बजे तक नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज हो गया। तो पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज हो गया, उसने क्या नहीं सिक्रिएट किया होगा? मेलेटोनिन। तो रात को क्या सिक्रिएट होता है? मेलेटोनिन। रात को सिक्रिएट होता है, इस वजह से तुम्हें सुलाता है, फिर तुम सुबह उठते हो, पूरे दिन का काम करते हो, फिर रात को सोते हो। तो तुम्हारी जिंदगी की साइकिल बनी है। तो मेलेटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20 आपका कौन सी साइकिल को? 24/7 सिरकाडियन क्लॉक। सिरकाडियन क्या होता है? आपके ब्रेन के अंदर एक घड़ी है, आपने कहीं सुना होगा। तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ नहीं होता, न्यूरॉन्स होते हैं जो घड़ी की तरह काम करते हैं, उसे हम कहते हैं सिरकाडियन। उस घड़ी का नाम है, ऐसे समझ लो। जैसे तुम्हारे घर में घड़ी लगी होगी ना किसी कंपनी की, तो ब्रेन के अंदर जो घड़ी लगी है वो सिरकाडियन कहलाती है। तो कब उठना है कब जागना है ये मेलेटोनिन कंट्रोल करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये 24/7 सिरकाडियन क्लॉक को रेगुलेट करता है। ये नीट का क्वेश्चन आता है आपको, आपके एफएसटी में भी आया होगा। यो मैम। एक तो ये करता है, लेकिन ये अकेला फंक्शन नहीं है इसका, इसका और भी फंक्शन है। ठीक है, तो देखो इसके अलावा कौन कौन से फंक्शन है जो इग्नोर कर देते हैं हम लोग। ये एक और चीज क्या करता है, जैसे प्यूबर्टी आती है, हम कहते हैं ना कि 11 से 14 के बीच में हम बोलते हैं प्यूबर्टी आती है, कि बॉडी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्यूबर्टी में होता क्या है, आपकी एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको ये दबा के रखता है। मतलब जब तक मैं कह लो, लेट्स से मैं 11 लगा लेती हूँ, तो 11 साल से पहले मेरी बॉडी में एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन बहुत ही कम थी। क्यों? मेलेटोनिन उसको दबा के रख रहा था, मेलेटोनिन उसको सिक्रिएट नहीं होने दे रहा था। तो मैं कह सकती हूँ कि इसने क्या किया, डिले कर दी प्यूबर्टी। कैसे करी डिले प्यूबर्टी? बाय सप्रेसिंग एफएसएच एंड एलएच सिक्रीशन। तो फिर ये तो अभी भी सिक्रिएट हो रहा है, पर मेरे पास तो एफएसएच एलएच दोनों बनते हैं। विद एज ना एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन को ये कंट्रोल नहीं कर पाता। कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तुम्हें नहीं जानने की जरूरत, बस ये समझ लेना प्यूबर्टी से पहले डिले जो करता है हमारी प्यूबर्टी को, कि 11 साल में प्यूबर्टी आ रही है 6 साल में नहीं, उसके लिए मेलेटोनिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म की डेवलपमेंट में भी ये मदद करता है, तो डिफेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड हमारी जो स्किन होती है, देखो स्किन को कलर कौन सा हार्मोन देता है? मेलेनिन। हाँ, ये मेलेटोनिन है। तो ये स्किन कलर में रोल प्ले करता है। इट मेक द स्किन ब्राइट। तो अगर किसी की स्किन ब्राइट है तो उसमें मेलेटोनिन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर किसी की स्किन डार्क है, जैसे हम सारे एशियन है ना, हम सब इंडिया में रहते हैं, तो हमारी स्किन थोड़ी येलोइश कलर की और थोड़ी सी डार्क होती है ना, कंपैरेटिवली बिल्कुल व्हाइट नहीं होते हम जनरली। तो हमारी स्किन कलर के लिए मेलेनोसाइट के मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल है, मेलेटोनिन बस हमारी स्किन को ब्राइट करता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अगर नीट में क्वेश्चन आया कि स्किन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और वहां पर मेलेनिन आया, तो मेलेनिन पे टिक करोगे, लेकिन मेलेनिन एंड मेलेटोनिन आया तो दोनों पे टिक होगा। ठीक है, यो मैम। दिस वाज ऑल अबाउट द पीनियल ग्लैंड। डन सबका? यस मैम। चल बेटा हाइपोथैलेमस कर ले। यो मैम। बनाते हैं हाइपोथैलेमस थोड़ा सा बड़ा करके, ऐसा दिखता नहीं है पर हम उसको बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा हाइपोथैलेमस क्या ओरिजिन इसका? एक्टोएंडो। हाँ, क्वेश्चन आता है ये एक्टोएंडो वाले पे, बहुत क्वेश्चन आता है। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी होने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। देख ये कुछ हाइपोथैलेमस का काम क्या है, इसने कंट्रोल करना है पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी बनानी पड़ेगी मुझे। ये मेरी पिट्यूटरी है। ठीक है, एक ये पार्ट है, एक पिट्यूटरी का पीछे वाला पार्ट भी होता है। अभी लेबल नहीं करूंगी पिट्यूटरी को, पहले हाइपोथैलेमस बनाऊंगी। ये पिट्यूटरी का ब्लू से बनाती हूँ क्योंकि हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन है, और एक बीच वाला पार्ट भी होता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करेगा? अगर तुमको कोई कंट्रोल करता है तो क्या करेगा? तुमको या तो परमिशन देगा कि कब काम कर सकते हो, या तुमसे वो परमिशन छीन लेगा कि अब तुम काम नहीं कर सकते हो। इसी को कहते हैं ना कंट्रोल करना। यो मैम। यानी हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन सिक्रिएट करेगा तो पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज भी कराएंगे और उसको रोकेंगे भी। तो हाइपोथैलेमस 2 टाइप के हार्मोन सिक्रिएट करता है। ठीक है, मैं लिखूंगी हाइपोथैलेमस टाइप, कौन से टाइप के हार्मोन सिक्रिएट करता है? एक होते हैं कैसे, रिलीजिंग हार्मोन, जो कहते हैं कि रिलीज करो,
और दूसरे क्या होते हैं जो पिट्यूटरी को कहते हैं रोको, तो उसको हम बोलेंगे इनहिबिटरी हार्मोन, कोई बात नहीं। बस ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हाँ बेटा बोल। आप ये वाला रिपीट कर दोगे? हाइपोथैलेमस है ना अपने पास, देख हाइपोथैलेमस Yes, की ma'am. कॉम्बिनेशन पिट्यूटरी लगी है, एक ये सेगमेंट है, एक पीछे वाला सेगमेंट और एक बीच में का सेगमेंट है। मैंने नाम नहीं बताया अभी, मैं बस ये बता रही हूँ कि हाइपोथैलेमस का काम यही है, वो पिट्यूटरी के हार्मोन को कंट्रोल करे, और पिट्यूटरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो हाइपोथैलेमस अगर मैं कहूँ कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, या तो वो तुम्हें परमिशन दे रहा है कोई काम करने की, या फिर वो तुमसे परमिशन छीन रहा है। ये एक होता है ना कंट्रोल करना किसी को, है ना। तो हाइपोथैलेमस भी वैसे कंट्रोल करेगा, या तो वो पिट्यूटरी में रिलीजिंग हार्मोन डालेगा कि पिट्यूटरी भाई तू हार्मोन बना, या फिर वो इनहिबिटरी हार्मोन डालेगा कि पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज नहीं करनी है। तो हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है। अब टोटल नंबर ऑफ हार्मोन पिट्यूटरी कितने सिक्रीट करता है पता है किसी को? टोटल 7. 6 करता है वो इस वाले पॉइंट से, एक करता है वो बीच में से, और 2 करता है पीछे से। टोटल कितने हुए? 9. 9। तो हाइपोथैलेमस भी तो 9 ही सिक्रीट करता 9. होगा ना, उसने उन्हीं 9 हार्मोन को कंट्रोल करनी है ना। ठीक है, तो ऐसे याद करने का तरीका है ये, ऐसा थोड़ा सा भी डिफरेंट है पर ये बस याद करने का तरीका है। अब इसमें से कितने इनहिबिटरी और कितने सही, तो देखो हमने पढ़ा ना 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, सुना है? बस यो मैम. तीनों साथ होंगे तो काम खराब करेंगे। तो 3 है इनहिबिटरी हार्मोन और बाकी के जो बचे हमारे 6 वो रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, इतना सा समझ आया? यो मैम. आपसे कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कितने इनहिबिटरी कितने रिलीजिंग, पर याद करने के लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाता है। अब मैं पहले तुम्हें पिट्यूटरी के समझाऊंगी, फिर हाइपोथैलेमस के इजीली समझ आ जाएंगे। पिट्यूटरी की बात कर ले। यो मैम. एक सेकेंड, बात करते हैं, किसकी जरूरत नहीं हमें, पिट्यूटरी को लेकर चलते हैं। ठीक है, दिख रही है सबको पिट्यूटरी? यो मैम. नेमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वाले को अपा बोलते हैं कौन सी पिट्यूटरी, लिख के बताओ अपनी कॉपी में। एंटीरियर हाँ, पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना, उसका ओरिजिन जो होता है वो एक्चुअली आपके नोज के कुछ सेल्स की मॉडिफिकेशन से आते हैं। जो सेल्स आपके नाक बना रहे हुए ना, वो ऊपर आके एंटीरियर पिट्यूटरी भी बनाते हैं। तो हाइपोथैलेमस के सेल से बनती नहीं है एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एडिनो, देख के बताओ, एडिनो हाइपोफाइसिस। और हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, अब ये जो बीच में है इसको मैं बोल दूंगी पार्स, बीच में है ना तो इंटरमीडिया, और ये जो लास्ट वाली है ना ये न्यूरॉन के एंडिंग से बनी होती है, यहाँ पर न्यूरॉन आके खुलते हैं, तो दिस इज नोन एज पार्स नर्वोसा। ओके, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये वाली मेरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, इसी को मैं कहती हूँ न्यूरोहाइपोफाइसिस। समझ आई? अब ह्यूमन के केस में ना एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स इंटरमीडिया जो बीच वाली है ये ना बिल्कुल फ्यूज होती है। तो ये वाली कैसी है? फ्यूज। ठीक है, आपको एक जैसी दिखाई देगी, वाइल पोस्टीरियर पिट्यूटरी अलग पड़ी होती है। क्लियर? यो मैम. अब देखो पीछे जा रही हूँ मैं, हाइपोथैलेमस ही अपने सेल को पीछे देख के पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है। तो देख हाइपोथैलेमस में तो नर्व से पड़े हैं, तो यहाँ पे बेटा माइक बंद कर ले, यहाँ पे तो न्यूरॉन्स के हेड बना ले। ठीक है, न्यूरॉन के हेड है तो उसका एक्सॉन भी होगा, यो मैम. एक्सॉन आके खुलता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, और एक्सॉन होंगे तो केमिकल लेके आएंगे, यो मैम. वो सारे के सारे केमिकल्स कहाँ छोड़ देंगे? वो यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पार्स नर्वोसा बोलते हैं कि न्यूरॉन से मिलकर ये बना है। तो अगर तुम देखो कुछ इस तरीके से बनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो सारे केमिकल बनाता कौन होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस. हाँ देखो मैंने बोला था ना यहाँ पर बनते हैं सेल बॉडी में सब कुछ। तो हाइपोथैलेमस सिंथेसिस करेगा हार्मोन की जो नीचे आके रिलीज हो जाएंगे इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता नहीं है, बस सिंथेसिस सिक्रीशंस करता है। ये लिखूं बात? यो मैम. तो ये क्या करता है? दो काम करता है, एक करता है स्टोर हार्मोन और दूसरा
रिलीज रिलीज हार्मोन। क्या नहीं करता ये? सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस नहीं करता। एक क्वेश्चन ये बनता है नीट का। ठीक है, अभी दो हार्मोन पूछते हैं कौन सा रिलीज करता है। तो पहला नाम होता है हमारा ADH, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। शाबाश। इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेन। वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन करता क्या है? मैम ये हमारे यूरिन को मतलब कॉन्सेंट्रेटेड करता है, यो मतलब मैम। पानी की कमी होने से शरीर में बचाता है। एंटी डाययूरेटिक है, ठीक है। जैसे अभी मेरी बॉडी में स्पेजम है, तो मेरी बॉडी में जो डिहाइड्रेट ना हो जाऊं, मसल्स को अगर डिहाइड्रेशन हो ना तो ज्यादा खराब हो जाती है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मुझे बचा रहा होगा डिहाइड्रेशन से। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बच्चे की डिलीवरी, ये मिल्क को निप्पल से रिलीज भी कराता है, जिसको हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन इफेक्ट। यो मैम। तो मिल्क को release कराता है, ठीक है। तो ADH और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्लियर। इसके साथ एनसीईआरटी डिजीजेस मेंशन एज नहीं करता। ADH को हम न्यूरो वाले चैप्टर में, नेफ्रॉन वाले चैप्टर में, जहां हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा है, वहां पे ज्यादा पढ़ते हैं। तो इससे पास नवोसा खत्म। तो कितने हार्मोन पढ़ लिया हमने? पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितने बड़े बेटा? टू बड़े, है ना। अब बीच वाले में आते हैं। देखो, पार्स इंटरमीडिया फ्यूज हो जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी से देखने में, लेकिन मैं हार्मोन तुमको अलग से पढ़ा रही हूँ कि स्पेसिफिकली पार्स इंटरमीडिया रिलीज करता है, वही जो तुम्हारे स्किन को कलर करता है। तो यहाँ पर कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? मेलानिन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सिक्रीट करेगा ये, फिर मेलानिन आपके स्किन के सेल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इट रिलीज, क्या रिलीज करता है? रिलीज एंड सिंथेसाइज MSH। MSH स्टैंड फॉर मेलानोसाइट। मेलानोसाइट मेलानिन बनाने वाले सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, ठीक है जी। ठीक है बेटा। तो अभी तेरे स्किन पे जाएंगे और उसको बताएंगे उसको कितना डार्क होना है, कितना लाइट होना है। अगर बहुत ही गर्मी वाले एरिया में रहते हो तो स्किन थोड़ी डार्क होगी, ताकि सनरेज से बचाए, नहीं तो स्किन कैंसर हो सकता है। और अगर थोड़े ठंडे एरिया में रहते हो तो स्किन थोड़ी लाइट होगी, जैसे पहाड़ों में तो थोड़ी लाइट स्किन कलर होता है ना। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे स्किन कलर डार्क है, मेरा भी डार्क है, इसकी वजह से होता जा रहा है ना। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। चलो, कितने हार्मोन हो गए? 3 हो गए टोटल, है ना। एक वाले ही हो गए। अब बचे हमारे पास कितने? अगर ये 9 सिक्रीट करता है तो कितने बचे? 6। इंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन सिक्रीट करती है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। अब दिखा दो इसकी हार्मोन। चलो, कितना टाइम हुआ है? काफी सारे हो गए। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, काफी सारे कवर हो गए। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं इसकी। तो ये 6 हार्मोन सिक्रीट करती है। सबसे पहले, अगर दूध को रिलीज करना ऑक्सीटोसिन है, तो दूध बनाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन, दूध की सिंथेसिस करने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी जो बॉडी में ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ वाले हार्मोन को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। क्या है? सोमैटोट्रोफिक। ध्यान से सुनना, सोमैटोट्रोफिक है तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ कराने का। बड़े हो रहे हो ना तुम, इसी की वजह से होते हो, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जरूरी है, और हम सोते हैं तो बच्चे से बनते हैं, इसलिए कहते हैं सोना जरूरी है। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इन्हीं को टुगेदर हम गोनाडोट्रोफिन भी कहते हैं। गोनाड्स को स्टिमुलेट करता है ये गोनाडो। ये अभी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। ये 1 2 3 4 हो गए। इसके अलावा हमारे पास होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन किसको करता है? आपके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पड़ा होता है, एड्रीनल ग्लैंड, तो ये उसको स्टिमुलेट करता है। लास्ट हमारे पास बचा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपकी नेक के पास एक ग्लैंड होता है बटरफ्लाई शेप का, जिसको थायराइड कहते हैं। तो उसके सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन भी ये सिक्रीट कर रहा है। तो हो गए 6, यो मैम। राइट। तो दिस इज व्हाट दे डू। ये वाले हार्मोन ये सिक्रीट करता है। डन। यो मैम। अब मैं हाइपोथैलेमस पे जा रही हूँ। सब अपनी कॉपी की तरफ देखो, मेरे को बताओ। इनहिबिटरी हार्मोन 3 होते हैं। तो देखो, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, क्या उसको चाहिए प्रोलैक्टिन बने? नो मैम।
नहीं ना। और जब बच्चा दूध पीना बंद कर देता है तो भी सिंथेसिस हम चाहते हैं प्रोलैक्टिन की रुक जाए, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, आईएच, ठीक है, इनहिबिट करता है उसको। दूसरा हम मिलेनोसाइट जो हार्मोन होते हैं, अगर बहुत ज्यादा सिक्रीट होगी तो डार्क होती चली जाएगी, तो एक पॉइंट के बाद इसे रुकना है, तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करने वाला हार्मोन सिक्रीट करता है। ये सेंटर वाला था ना, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हाँ, तीसरा है हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन और बहुत कम ग्रोथ हार्मोन से बीमारियां होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो इनहिबिटर हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, व्हिच इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। और इसका दूसरा नाम पता है क्या है? सोमैटो, रोकना है ना, तो रोकना के लिए स्टैटिक वर्ड होता है, तो सोमैटोस्टैटिन। तो तुम्हारे नोट में स्टैटिन लिखा है, उसको अंडरलाइन करो। ओके मैम। रिलीजिंग वाला स्टैटिक गोनाड कहाँ गया, कहाँ लिखा मैंने? हाँ, सोमैटोट्रॉफिक। हाँ, ट्रॉफिक पिट्यूटरी ने रिलीज करा, सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा, ठीक है। अब स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी 6 रिलीज करता है, तो कौन सा स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है? सबसे पहले प्रोलैक्टिन, कि प्रोलैक्टिन रिलीज करना है, वो भी तो ये करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और बोलो, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो पीछे वाले ने कर दिया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो मैंने पिट्यूटरी में पढ़ाया है ना, उसके रिलीज करने के सिग्नल देगा। इसे देख के बताओ और कौन सा होगा? एड्रिनल ग्लैंड से वाला कौन सा होगा? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तुमको फुल फॉर्म नहीं आती है ना, इसलिए फंस रहे हो। ऐसा है कि नहीं? हार्मोन 1 2 3 4 5, कौन सा रह गया? और गोनाडोट्रोफिन, हाँ, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, जो एलएच एंड एफएसएच के लिए एक ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 6 हार्मोन। पहले देखो फुल फॉर्म तो याद करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ, बोल 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 बोल, पूछ पूछ। मैम अगर हम कहीं जाते हैं ना तो जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ का पानी हमें सूट नहीं हुआ, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया, हमें टैनिंग हो गई। फिर दोबारा कहीं और जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ का पानी सूट कर गया। तो वो क्या होता है मैम, जबकि सिक्रेट तो मेलेटोनिन नहीं हो रहा होता है ना? नहीं 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 नहीं, वो होता है आपकी स्किन ऑक्सीडाइज कर जाती है। जैसे सर्दियां आती है, कभी तुमने देखा है कि सर्दियों में कभी अगर कुछ लोगों की स्किन काली पड़ जाती है एकदम से, यो डलनेस हो जाती है, टीवी में ऐड भी आती है इसकी कि आपकी सर्दियों में स्किन हो जाए काली, इसके लिए क्रीम लगाओ। एक्चुअली वो कहते हैं ऑक्सीडेशन हो जाती है स्किन की। आपकी स्किन का अपना एक टेक्सचर होता है ना, तो जब ऐसे किसी जगह पे जाते हो ना, तो जो पानी सूट नहीं करता, जनरली वो पानी काफी स्ट्रॉन्ग हार्ड वाटर होता है, तो वो स्किन को ना बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। तो ड्राई स्किन के ऊपर अगर आप मॉइस्चराइजर ढंग से ना लगाओ ना, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ना ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो वो बस ऊपर से काली हुई होती है, हार्मोन से नहीं होती, ठीक है। तो हार्मोन इतनी जल्दी रेगुलेट नहीं हो जाते थोड़े से चेंज इन एनवायरनमेंट से, तो वो स्किन का फैक्टर है, इसलिए कहीं और जाती है तो वो फटाफट चेंज भी हो जाती है, तो वो अपर स्किन का फिनोमेना है, ठीक है। यस मैम। हाँ बेटा, बोल बोल, पूछो। मैम जैसे किसी की स्किन बिल्कुल वाइट होती है ना, उनको बोलते हैं कि आप धूप में किया मतलब धूप लिया करो, तो उनमें मेलाटोनिन मतलब रिलीज नहीं होता है, उसकी वजह से वो बिल्कुल वाइट होते हैं। एक तो मतलब जेनेटिक होता है, जीन्स की वजह से हमारा डिसाइडेड होता है कि कितना मेलाटोनिन रिलीज होगा। ये जो मैं कह रही हूँ ना रिलीज होगा, ये जीन डिसाइड कर रहे हैं कितना रिलीज होगा। तो अगर उसके जीन में है, कोई ब्रिटिशर है, उसके जीन में, वो ठंडी जगह में रहे हैं ना, तो उनके जीन डेवलप है कम रिलीज करने के लिए, तो वो व्हाइट रहते हैं। लेकिन हमें, हमारी स्किन में थोड़ा ज्यादा रिलीज होता है, तो ये फर्क होता है। बोल बोल बोल। जैसे बिल्कुल ब्लैक स्किन हो ना, उसमें वाइट वाइट पूरे आ जाए, उनको बोलते हैं कि आप मेलानिन लिया करो, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाए, मतलब वाइट वाइट धब्बे जैसे आ जाते हैं, कोई बीमारी होती है शायद उनको। फुल वेरी है। नहीं मैम, जैसे कि कुछ कुछ पार्ट पे, जैसे कि हाथों पे या फेस पे थोड़ी थोड़ी वाइटनेस सी आ वो तो जाती है। कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। चटके से पड़ जाते हैं चेहरे पे, गाल पे और नाखूनों के ऊपर, वही बात कर रहे हो? मैम वो नहीं, उनके मतलब फेस में मतलब पूरा वो हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है, और दूसरी साइड बिल्कुल ब्लैक होते हैं। उनको फिर ट्रीटमेंट चलता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन बिल्कुल फिर ठीक हो जाती है, नॉर्मल, मतलब वाइट वाइट धब्बे नहीं रहते हैं। बेटा मेरे को एक बार आपको कोई दिखाना मैम पड़ेगा, मुझे डिजीज का नाम बता दियो, कोई और रीजन भी हो सकता है ना, मुझे एक बार डिजीज,
हाँ मैम नॉन वेजिटेरियन साथ में खाते हैं ना तो हो जाता है, वो ऐसा बोल रही है शायद। नहीं वो नहीं बोल रही, वही मैंने उससे फुलकारी पूछा था, वो मना कर रही है, वो नहीं है। और उससे नहीं होता भाई वो, ये वहम है। मैम शायद ये वाला ही जो आप बोल रहे हो। फुलवैरी, मुझे लग नहीं रहा फुलवैरी। एक बार मुझे फोटो मिल जाएगी देखो गूगल पे, जो तू कह रही है देख के पहचान लेगी ना, एक बार मुझे करियो, ठीक है। यो मैम। डिजीज और मेरे को हार्मोन से रिलेटेड बता दो। चलो ये वाले डन। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, मैम हाँ बेटा बोल 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 बोल। पिट्यूटरी वाले दोबारा से रिवाइज करवा दो। कौन से वाले? पिट्यूटरी वाले। पिट्यूटरी, हाँ हाँ बिल्कुल। देख देख, जैसे अपर टेस्टिस बनाते थे ना, मेरे को ना ऐसी लगती थी, तो मेरे को ऐसे ही याद है, मैं वैसे बोल देती हूँ कि 2 पार्ट्स होते थे जैसे टेस्टिस के, वैसे ये 2 है, लेकिन इसके बीच में एक और पास है, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऐसे इमेजिन करना, तो खड़ी है तो आगे की तरफ पिट्यूटरी ये वाली होगी, पीछे की तरफ ये वाली होगी, और बीच में इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट और एंटीरियर थोड़ी सी आपस में घुली हुई होती है, फर्क नहीं पता चलता ह्यूमन। एंटीरियर वाली 6 सिक्रीट करेगी, नीचे वाली 8 सिक्रीट करेगी, और जो लास्ट वाली है बिल्कुल पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो 2 हार्मोन सिक्रीट करेगी। बेटा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन बनाती नहीं है, सीधा हाइपोथैलेमस से बने बनाए हार्मोन लेती है, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये स्विगी या जोमेटो है, ये खुद थोड़ी खाना बनाती है, तो बस डिलीवरी करते हैं ना जहाँ पे जरूरत है, तो पैकिंग और डिलीवरी का काम है इनका, इसलिए जोमेटो का खाना जोमेटो के डब्बों में आता है ना, तो पैकेजिंग और डिलीवरी का काम करेंगे। तो ये स्टोर करेंगे हार्मोन को या रिलीज करेंगे। सिर्फ 2 हार्मोन करते हैं, एक एंटी डायरेटिक हार्मोन जो यूरिन में पड़ते हैं हम, ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है, मतलब कि जब आप यूरिनेशन करने जाओ तो कम पानी का वेस्टेज हो, सिर्फ गंद बाहर निकले, पानी कम वेस्ट हो। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, प्रेगनेंसी के टाइम में जो होता है ना लेबर पेन, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। और किसी लेडी को मान लो लेबर पेन सही से नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं उसकी अब डिलीवरी हो जाए, तो उस केस में फीमेल को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं प्राइवेट पार्ट के पास, ताकि इंड्यूस कराते हैं लेबर पेन, ताकि इसमें लेबर स्टार्ट हो जाए और पार्चुरेशन हो पाए। इसके अलावा जब बच्चा दूध पीता है तो दूध बाहर निकलते निप्पल थे, उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दूध बनने के लिए नहीं, निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज मिल्क लेग डाउन इफेक्ट, ठीक है। तो ये थे पीछे वाले पिट्यूटरी के, दैट इज पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी आपके स्किन के कलर को स्टिमुलेट करने वाले सेल्स के लिए हार्मोन देती है। तो जैसे मेरे स्किन का सेल है, उसने मेलेनिन सिक्रीट करना है, तो उसको सिग्नल भेजेगी मेरी पार्स इंटरमीडिया की मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेज रही हूँ, चल अब मेलानिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर दे। राइट, तो आपकी स्किन को मैं कह सकती हूँ कि डार्क कलर करते हैं, डार्कनिंग ऑफ स्किन। अब बचा एंटीरियर पिट्यूटरी, बाकी बचा वो काम ही करती है। जैसे हम बोलते हैं ना टेस्टिस और ओवरी को सिग्नल आता है ब्रेन से, तो ब्रेन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो आता है एफएसएच एंड एलएच, ये भेजेगी तो आगे काम करेंगे। एफएसएच एलएच का फंक्शन हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड जो आपकी किडनी के ऊपर लगा होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये किडनी के ऊपर लगे हुए ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट कराती है। इसके अलावा पिट्यूटरी के नीचे ऐसे गले पे हाथ लगा, जैसे तू बोल रही है ना, तो ट्रैकिया को हाथ लगा रही है, तो वहां पर एक ग्लैंड पड़ा है जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड ग्लैंड, उसकी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करने के लिए यही हार्मोन सिक्रीट करती है, टीएसएच। तो देख क्या क्या करा एंटीरियर पिट्यूटरी ने, पहले एफएसएच और एलएच को सिक्रीट किया जो आपके प्राइवेट पार्ट्स को स्टिमुलेट कर रहा है, फिर किडनी के ऊपर पड़े हुए ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए एसीटीएच करा, फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए टीएसएच करा। तो 1 2 3 4 4 कर लिए ना, समझ आई ये बात? एच की आपने क्या बताई? एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, अरे अरे नीचे चला गया। ओके, डोंट वरी, जब ये करेगी ना, बैठेगी ना, तो इसकी फॉर्म देखो मिल जाएगी एनसीईआरटी में। ये हो गए 4, गोनैड्स को स्टिमुलेट कर लिया, किडनी के ऊपर वाले ग्लैंड को कर लिया, और थायराइड को कर लिया, ये 4 हुए सबके। अब तुम बच्चे हुए, बच्चों से इतने बड़े हो गए, अभी तुम और बड़े हो गए, कौन तुमको बड़ा कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफिक। और फीमेल में ब्रेस्ट का बड़ा हो जाना प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उसके अलावा उसमें मिल्क की प्रोडक्शन होना, वो प्रोलैक्टिन करता है। हो गए 6 हार्मोन, ये करा था। ये मेरा अब मैं आ रहा हूँ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, मस्त बटरफ्लाई होती है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, ये बड़ा प्यारा सा है, 2 ग्लैंड यही कवर हो जाते हैं। ये मैं बना रही हूँ वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू मतलब मेरी आंखें होगी इधर या बैकबोन? मैम आंखों की तरफ सामने। सामने। शाबाश, किसने बोला ये? मैम दोनों ने। कौन है ये दोनों?
प्रीति और तमन्ना। अरे ये क्या हो गया, यहाँ बना देते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था ये फीचर भी है, तो चलो इसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये मेरी वेंट्रल साइड है, चलो बना देते हैं इसको बढ़िया से। ये सब कुछ स्लो मोशन में क्यों चल रहा है? ओके भाई, वेंट्रल साइड ठीक है। अब इसको पीछे से देखें, तो पीछे से देखने में थोड़ा अलग दिखेगा, ध्यान से देखना, मजे आएंगे तुम्हारे। पीछे की साइड ये ब्लू वाला ज्यादा जा ही नहीं पाया, ये रुक गया, पूरा कवर नहीं कर रहा पीछे को ये। अरे 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 थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं बना। ठीक है, ये मेरी डोर्सल साइड है, दिख रही है सबको डोर्सल साइड? यो मैम। ठीक है, तो हम बना लेते हैं इसको डोर्सल साइड, क्या दिक्कत है? अब इससे मुझे बढ़िया सी चीज पता चलने वाली, इसलिए बना रही हूँ। ठीक है, डोर्सल साइड। देख बेटा, वेंट्रल साइड पे जो बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है, दिस इज नोन है थायराइड ग्लैंड। देखो इसे थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा यही तंग करता है। ठीक है, और जो पीछे की तरफ थायराइड ग्लैंड का पार्ट है ना, उसके अंदर आपको 4 ऐसे गोलू गोलू सेल मिलते हैं। तो सेल्स ना अरेंज कर लेते हैं अपने आप को ऐसे ग्रुप में, और अपने आप में एक न्यू ग्लैंड बना लेते हैं। दिस ग्लैंड इज नोन एज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, समझ आई? सो दिस इज पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पीछे की तरफ पड़ा है, इतना समझ आया? यो मैम। नाउ थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, इसके सेल्स को हम बुलाते हैं फॉलिकुलर सेल्स। जैसे हम अपना ही बनाते थे, ओवरी के अंदर फॉलिकल बनाते थे, ऐसे फूलों की तरह बनाते थे हम, ये वैसे से ही दिखते हैं, इसलिए इनको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। तो मैं बना दूं उनको ऐसे गोलू गोलू सा, देखिए फॉलिकल सेल्स है, ठीक है? ऐसे सेल्स बने होते हैं। ये सेल्स पता है क्या करती है? सारा सेल है ये, एक सेल है। ये सेल्स क्या करेंगे? हार्मोन बनाएंगे और हार्मोन को सेंटर की तरफ फेंक देंगे, ठीक है? फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। तो दिस इज अ फॉलिकुलर सेल, दिख रहा है आपको? सेल का गुच्छे बन गए। अभी फॉलिकुलर सेल्स 2 तरीके के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक का नाम है T3 एंड एक का नाम है T4। T3 स्टैंड्स फॉर सीरियसली ट्राई ओडो थायरोनिन। ट्राई, T3 है ना, 3 ट्राई आइडो थायरोनिन, थायरोनिन, हाँ। थायरोनिन, थायरोक्सिन। थेरो एनसीईआरटी खोल के देखो बे, देखो थायरोनिन मैम, थायरोनिन है, थायरोनिन। और ये टेट्रा 4 है ना, तो टेट्रा आइडो थायरोनिन। एक पहला क्वेश्चन नीट का, बेटा माइक बंद कर। पहला क्वेश्चन नीट का, थायरोक्सिन किसका कॉमन नेम है? मैम T3 का, T4 का। T4 का थायरोक्सिन, पहला क्वेश्चन ये, ठीक है? लेकिन इसमें से मोस्ट पोटेंट कौन सा है, सबसे एक्चुअल में काम करता है बॉडी में सबसे ज्यादा? दैट इज T3, मोर पोटेंट। तो पता क्या होता है ना, जब तेरे ब्लड में T3 T4 बन के निकलते हैं, T4 भी T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये T3 T4 है क्या? बेसिकली डिपेंड करता है इसमें कितने आयोडीन मॉलिक्यूल। तो ये हार्मोन बनाने के लिए जो जरूरी है दैट इज आयोडीन। आपके सॉल्ट में नमक होता है ना, आयोडाइज नमक है ना। अगर हम सेंधा नमक खाते हैं जो नवरात्रों में, वो हम कहते हैं प्योर नमक है। तो समुद्र से जो नमक बनता है वो प्योर होता है, उसमें आयोडीन हम मार्केट में डालते हैं, ठीक है? तो सेंधा नमक खाओ, प्योर है वो, लेकिन आप उसको हमेशा नहीं खा सकते क्योंकि उससे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो पहले क्या था, लोगों को आयोडीन की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती थी। तो अमेरिका में भी ये बहुत था, तो वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होगी। अब आयोडीन रिच फूड सबको सप्लाई करना बहुत मुश्किल काम था, ये गरीबी तो हर जगह होती है ना। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यूएस में हुआ था ये, कि उन्होंने नमक में ही आयोडीन मिला दिया। अब नमक इज समथिंग जो सस्ता मिलता है, और हर इंसान नमक तो खरीदेगा ही, क्योंकि खाना बिना नमक के तो टेस्ट देगा ही नहीं। तो इस वजह से आयोडीन की डेफिशिएंसी को नमक ने ठीक कर दिया। तो अब जो थोड़ा सा नमक खाते हो ना अपने घर में, उससे आपकी आयोडीन कंट्रोल में रहता है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। आप देखना मैक्सिमम, जितना मुझे पता है मैक्सिमम देशों में कंपलसरी है कि नमक में आयोडीन डालना कंपलसरी है कंपनीज के लिए। इसलिए हर एक नमक में आयोडीन होता है, हर नमक में, किसी भी कंपनी का ले लो, एक्सेप्ट वो सेंधा नमक ना हो, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म है तो उसमें आयोडीन नहीं होता। तो समुद्री से जो नमक आता है उसमें आयोडीन नहीं होता। तो गांधी जी ने नमक बनाया था समुद्र के, उसमें आयोडीन नहीं था, कंपनीज में बनता है, आयोडीन डाला जाता है बाहर से। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो इसीलिए डाला जाता है, ठीक है? तो T3 T4 दोनों के पास आयोडीन होता है, T4 T3 दोनों बनते हैं,
T4 अल्टीमेटली T3 में चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी में T3 ही है जो काम करता है, लेकिन कॉमन नेम थायरोक्सिन इज फॉर T4, मोर पोटेंट इज T3। क्लियर? यो मैम। अब ये मैंने फॉलिकुलर सेल्स बना लिए, ये देख ऐसे बना लिए फॉलिकुलर सेल्स, दिख रहे हैं? यो मैम। बढ़िया बेटा, अगर फॉलिकुलर सेल्स है तो इसके बीच में खोखली जगह थोड़ी है, अभी तो सेल्स पड़े होंगे ना, है ना? खाली नहीं होगा। हाँ बेटा बोल। गुड़िया इसे हम कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स। देखो दिखे आपको वहां पे कॉपी बने हुए हैं, मिला? इसी को हम बोलते हैं मिला कि नहीं? यो मैम। बेटा हम ना नोट्स में यहाँ पहुंच गए, जो कहीं खो चुके हैं बच्चे। अब एक कहाँ गया, ये देख, ये हाइपोथैलेमस था, ये पीनियल था, ये पिट्यूटरी था, आप ये कर चुके हो। अभी मैं डिजीज कराऊंगी, डोंट वरी। अब मैं तुम्हें थायराइड करा रही हूँ, थायराइड करा के डिजीज कराना चाहती हूँ ताकि ये पेज कवर हो जाए। थायराइड ग्लैंड के देखो फॉलिकुलर सेल T3 T4 सीक्रेट करते हैं, ठीक है? अब मैं तुमको नीचे वाला बता रही हूँ, स्ट्रोमल सेल विच इज पैराफॉलिकुलर सेल्स, इन्हीं को हम सी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है? ये करा रही हूँ मैं आपको, समझ रही? और ये देखो पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन का ग्लैंड ये पड़े हुए हैं, ये मैं पीछे वाले दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर, ओके? बस ये खत्म होने वाला है। तो स्ट्रोमल सेल को पैराफॉलिकुलर सी सेल भी कहते हैं, और ये क्या सीक्रेट करता है? ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं कैल्सीट्रायोल। काफी कुछ लिख दिया ना मैंने इस शीट पे। चलो मैं आगे चलती हूँ, ठीक है? अब इसको एक बार सम अप कर लेते हैं, क्योंकि T3 T4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगा। सबसे पहले मैं पहली बात करती हूँ थायराइड हार्मोन, ठीक है? T3 T4, T3 एंड T4 क्या इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत जरूरी है। थायराइड का अगर कुछ भी मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम है, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, थायराइड टेस्ट करा लो। प्रेगनेंसी में दिक्कत होती, थायराइड टेस्ट करा लो। थायराइड टेस्ट सबसे कॉमन है, क्यों? क्योंकि बॉडी को बहुत इफेक्ट करता है। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड क्या कर सकता है? आपकी ग्रोथ रेगुलेट करता है। ग्रोथ को कौन कौन सी ग्रोथ को? ये आपकी फिजिकल ग्रोथ देखता है, फिजिकली बड़े हो रहे हो नहीं, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी को बचपन से अगर थायराइड की कमी हो ना, मेंटल ग्रोथ नहीं होगी सही से। सेक्सुअल को भी देखता है, सेक्सुअल डिजायर की कमी है तो इससे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ये तीनों तरीके की ग्रोथ को रेगुलेट करता है हमारा थायराइड हार्मोन, T3 T4 दोनों, ठीक है? इसके अलावा ये क्या रेगुलेट करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से ना चल रही हो ना, तो सबसे पहले थायराइड टेस्ट ही बोलते हैं कि थायराइड टेस्ट करा के आओ, ठीक है? और ये आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं ना ओवरऑल, यो सारे सही से हो रहे हैं या नहीं? अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी एक तरीके से होमोस्टेसिस के लिए बहुत जरूरी हार्मोन है, ठीक है? तो आपका ये खुद ही हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है, ये आपके रेस्पिरेशन के रेट को भी कंट्रोल करता है। इसका रोल है इसके अंदर, हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन को भी देखता है, इनडायरेक्टली करता है लेकिन कंट्रोल करता है। तो आरबीसी की प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। इसी को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस मींस आरबीसी की प्रोडक्शन, उसमें इसका रोल है। इसके अलावा आपकी होमोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है ना, तो होमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? एक बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, और दूसरा दो चीजें होती है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, आयन कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। तो ये आयन कंसंट्रेशन भी मेंटेन करता है। वैसे तो टेस्टोस्टेरोन करता है, लेकिन इसका भी रोल होता है, ये सेकेंडरी रोल है इसका, मेन नहीं है इसका ये रोल, लेकिन सेकेंडरी रोल है। क्लियर? T3 T4 का रोल क्लियर? मैम सेकंड वाली देखा बोल बेटा। मैम RES रेट दैट इज रेस्पिरेशन रेट। मैम किसी को बोल 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 बोल, पूछ। मैम जैसे किसी को सिर में दर्द होती हो तो उसके लिए थायराइड का टेस्ट होता है? बोलिए सिर में दर्द तो किसी का भी सिम्टम्स हो सकता है ना, तो डॉक्टर आपसे पूरा पूछेगा, सब कुछ करके उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। हो सकता है रात को सो नहीं रही, इसका तो कोई भी रीजन हो सकता है ना, जनरल सिम्टम है। यो मैम। हाँ बेटा पूछो। थायराइड, जो थायराइड का टेस्ट होता है वो क्या ब्लड के थ्रू होता है? ब्लड सैंपल। यस मैम मेरा हुआ है। मेरा भी हुआ था, अभी मेरे को थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल का इशू हो रहा था, तो थायराइड टेस्ट ही हुआ था मेरा भी, चेक करने के लिए। सब ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन चलो टेस्ट तो हुआ था। अगला फटाफट आ जाओ, खत्म करते हैं इसको, फिर मैं तुम्हें डिजीज दिखा देती हूँ। देखो दूसरा सेल कौन सा था इसी के पास? सी सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स को ही कहते हैं, स्ट्रोमल सेल्स को। क्या रिलीज करते हैं वो रिलीज कैल्सीट्रायोल। एक बार मैंने तुम्हें पीवाईक्यू कराते हुए कैल्सीट्रायोल बताया था। कैल्सीट्रायोल क्या करता है?
आपके ब्लड में, ध्यान से सुनना, ब्लड में कैल्शियम डिक्रीज करता है, ठीक है, ब्लड के अंदर कैल्शियम डिक्रीज करता है। तो मैं से क्या बोलूं, हाइपरग्लाइसीमिक या हाइपोग्लाइसीमिक? हाइपो हाइपो कम, है ना, तो कम कर देता है कैल्शियम, तो कैल्सिमिक। हाइपोकैल्सिमिक है, ब्लड में अगर कैल्शियम कर रहा है, मैंने खाना खाया, मैंने दूध पिया, ब्लड में कैल्शियम क्या होगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम कम कर रहा है, तो मतलब मेरे ब्लड से निकाल के कैल्शियम किसको देगा? ये कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है मेन आपकी बॉडी में? मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग। तो आपके, मैंने दूध पिया तो मेरी हड्डियों तक कैल्शियम कैसे गया बेटा? कैल्सीट्रायोल वो कैल्शियम को मेरी हड्डियों की तरफ भेज देगा। तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का स्टोर हाउस आपकी हड्डियां होती है, समझ आई? ठीक है जी, अच्छा ठीक है, ये दोनों क्लियर। अब चलो आगे। नॉर्मल है कि पीरियड नहीं आए? क्या बेटा? मैम एक मंथ पीरियड्स नहीं आए तो ये नॉर्मल है? कभी कभार पीरियड स्किप हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो कभी कभार तो वो डाइट की वजह से, स्ट्रेस, जैसे अभी अब तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं तो हो सकता है इस बार पीरियड्स थोड़े डिफिकल्ट आए, ये डेट आगे पीछे हो जाए, तो स्ट्रेस में हो जाता है जनरली। तो उसके लिए कहते हैं आप अपनी स्लीप वेक साइकिल ठीक करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये एक दो, आप कम से अपने पीरियड्स को नोट करना चाहिए, आपको लगा इस बार मेरे आगे पीछे हो गए, आप नेक्स्ट मंथ भी नोट करो। अगर आपको लगता है ना नेक्स्ट मंथ भी हुए हैं, फिर चेक करा लेना चाहिए। यो मैम। तो जैसे मेरे साथ हो रहे थे ना, 2-3 मंथ ऐसे चले, तो मैंने चेक कराया, तो उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करे, थायराइड का भी करा, इवन प्रेगनेंसी भी करा, क्योंकि वो करते हैं ना, डॉक्टर का तो प्रोटोकॉल होता है। सारे टेस्ट चेक हुए, उसके बाद पता चला हार्मोन की प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, मेरा शायद स्लीप वेक साइकिल खराब हो रखा था, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि कोई मेडिसिन नहीं थी, बस आपको स्लीप वेक ठीक करना और अपनी डाइट ठीक करनी है। तो वो कोई भी रीजन हो सकता है पीरियड्स के लिए, लेकिन नोट करना है। तो उन्होंने भी मुझे पीरियड्स डायरी बनाने के लिए बोला कि आप नोट करो कि अब ठीक रहता है ये, ठीक है। चल अब मेरे को फटाफट से याद दिला कि मैंने पिट्यूटरी में एक हार्मोन खिलाया था, ग्रोथ हार्मोन, मिला? मिला मिला है ना? देख बेटा, ग्रोथ हार्मोन, मैम हाँ बेटा बोल। मैम स्लीप वेक साइकिल मतलब अपने सोने उठने का टाइम चेंज करना है? हाँ, सोने उठने का टाइम सही नहीं है। जैसे मैं सोने जा रही हूँ तो मेरे को चाहिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद आपको कॉन्टिन्यूस चाहिए, लेकिन मैं सो रही हूँ 3 घंटे, फिर मेरी जाग खुल रही है स्ट्रेस से, तो फिर वो स्लीप वेक साइकिल खराब हो जाती है। कॉन्टिन्यूस स्लीप नहीं मिलती ना, तो दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, यस मैम। ठीक है। देखो, ग्रोथ हार्मोन किसने सिक्रीट करा? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड। जल्दी बताओ, कॉपी देख के बताओ। सोमैटोट्रोफिक, पिट्यूटरी एंटीरियर पोस्टीरियर। अगर ये कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा? इसे क्वेश्चन आता है, अगर ये ज्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा? ठीक है, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर हाइपो, हाइपर मतलब कम। अगर ये कम सिक्रीट हुआ बच्चे में, पैदा होते से ही कम है, ठीक है, तो मैं उसको कह सकती हूँ कोजेनिटल, यो सिंस चाइल्डहुड। सपोज हो देंगे कॉन्जेनिटल। एड्स कॉन्जेनिटल होता है या नहीं? यो मैम। नहीं होता, नहीं होता है। इस बात पर हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चा बचपन से ही ऐसा है, तो वो बच्चा आपको कैसे दिखेगा? जैसे सर्कस में दिखता है ड्वार्फ, बोना जिसे कहते हैं ना, बोना बोना। तो वो उनका कसूर थोड़ी है, वो तो कॉमन है। तो ड्वार्फ दिखेगा, कैसे दिखता है ड्वार्फ? ऐसे दिखता है ड्वार्फ। यस सब मैम। कुछ ठीक है, दे कैन हैव बेबीज, दे कैन हैव फैमिली, एवरीथिंग। क्यों? तो हम क्वेश्चन ये आता है ड्वार्फ के केस में क्या है कि सिर्फ ओनली हाइट स्टॉप हो गई है उसकी, बाकी ब्रेन सही से काम करता है, बिल्कुल। सेक्स सही से काम करता है, बिल्कुल। ब्रेन की फंक्शनिंग सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है पहला। और अगर मान लो किसी में हाइपो कंडीशन होगी, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत कम हो गई है, लेकिन अडल्टहुड में जाकर हो रही है, ठीक है, तो अडल्टहुड तक तो लगभग हाइट निकल ही आएगी बच्चे की, है ना। तो अगर यही कंडीशन अडल्ट में होती है तो हाइट तो ऑलमोस्ट निकल जाती है, उसका इतना होता नहीं है। लेकिन इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमाइक्रोन, माइक्रोन एक्रोमाइक्रिया। देखना, एक्रोमाइक्रिया लिखा है ना? यो मैम। एक्रोमाइक्रिया। इस कंडीशन में क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज छोटी हो जाएगी। देख, जैसे बच्चों है ना, नोजिस छोटी हो गई कंपैरेटिवली थोड़ी सी, ठीक है, फिंगर्स हो गई, ये थोड़ी छोटी हो गई बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि हाइट तो निकल ही जाती है, ये थोड़ी एक्सट्रीमिटी छोटी रह जाती है, ठीक है। तो एक्रोमाइक्रोन कहते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है हाइपर वाले से।
अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा है, और ज्यादा सिक्रीशन कब से है? सिंस बर्थ। तो अगर कोजेनिटल है, बच्चे ही ज्यादा सिक्रीशन है, तो उस केस में बच्चा कैसे हो जाएगा? बच्चा विल बी जायंट, या जायजेंटिज्म। आपको बच्चा जायंट दिखेगा। जायंट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। देखो जैसे ऐसे, दिस इज एक्रोमेगाली। जायंट होना मतलब बहुत बड़ी सी हाइट हो जाना, उसकी हाइट के सेंस में होगा, बाकी मेंटल ग्रोथ वगैरह सब होगी। क्वेश्चन आता है हाइपर सिक्रीशन अगर अडल्ट में हो, पहले सब ठीक है, लेकिन अडल्ट होते होते ना बॉडी अलग तरीके से बढ़ रही है। तो देखो, जब हाइपो सिक्रीशन, कम सिक्रीशन अडल्ट में हुई थी, तो किस पे असर पड़ा था? हाइट पे। एक्सट्रीमिटीज स्मॉल हुई थी, लाइक फिंगर्स, ठीक है। तो अगर हाइपर सिक्रीशन हो रही है अडल्ट में, तो किस पे फर्क पड़ेगा? हाइट पे पड़ेगा या एक्सट्रीमिटीज पे? तुम क्या बोल रहे हो? देख, ग्रोथ हार्मोन है ना, आपकी हाइट तो आपने सुना होगा ना, एक एज तक बढ़ती है यो मैम। ना। तो अगर अडल्ट में जाके किसी में ग्रोथ हार्मोन कम हुआ, क्या उसकी हाइट पे कोई खास फर्क पड़ेगा? नो मैम। ये पड़ेगा, फर्क पड़ेगा एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। जैसे हाथों की ग्रोथ, ठीक है, जॉ हो गया, नोज हो गई, एक्सट्रीमिटीज पे फर्क पड़ेगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम एक्रोमेगैली। पूछते हैं, ये इस पे क्वेश्चन आता है। एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली पे लाइन लिखी है। एक्रोमेगैली सबसे पहले बहुत डिफिकल्ट है डायग्नोस करने के लिए। देखो आपको पॉइंट्स लिखे हैं, डिफिकल्ट टू डायग्नोस। पता नहीं चलता ना अडल्ट में, कि ऐसा लगता है कि नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, पर ये समझ नहीं आता कि एक्रोमेगैली हो गई है। उसके अलावा इतनी ज्यादा कभी पर ग्रोथ हो जाती है कि जैसे रीढ़ की हड्डी आगे को झुकने लग जाती है ना, तो चेस्ट पे वजन पड़ने लग जाता है। तो ये फेटल कंडीशन भी हो जाती है अगर डायग्नोस ना हो। एक्सक्रीमिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कैसे दिखाऊं? ये वाली, दिस इज एक्रोमेगैली। देख लो इसकी जॉ किस तरीके से बाहर आ गई है। यो मैम। दिस इज एन एक्रोमेगैली कंडीशन, ठीक है। अजीब सी ग्रोथ होती है, जैसे खली इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। Yes, एक्रोमेगैली कंडीशन है ये, ठीक है। क्लियर? अपने आगे बोल बेटा। मैम इनकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? इनमें हॉर्मोन्स डालते हैं? हाइपर सिक्रीशन है ना, तो हाइपर सिक्रीशन को, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, इसके रिसेप्टर हमारे हर एक सेल में होते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए डिपेंड करता है उसकी कंडीशन, कितना हाइपर सिक्रीशन हो रही है। अगर उसका कोई एंटीडोट डाला जा सकता है तो डालेगा, पर वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो अगर मान लो चलने विलने में प्रॉब्लम हो रही है, कभी देखना खली को चलने में प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ चीजों को तो सर्जिकली भी ठीक किया जा सकता है। एक्स्ट्रा बोन की लेंथ इंक्रीज हो तो उसको काट के भी जोड़ा जा सकता है। तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन किस तरीके से। जैसे ज्यादा हार्मोन ट्रीटमेंट का फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपो में तुम हार्मोन दे के ठीक कर सकते हो, हाइपर में तो पहली बॉडी में हार्मोन ज्यादा है, तो हमें उसको इनइफेक्टिव बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, यो ये डिजीज डन। मैम। T3 T4 भी कराई थी ना, यो T3 एंड T4, यानी कि इसकी भी तो डिजीज होगी, हाइपो एंड हाइपर। करा दूं, फिर मैं एंड कर दूंगी, ठीक है। यो मैम। T3 T4 हाइपर और हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। हाइपो की ज्यादा कंडीशन है, हाइपर की सिर्फ एक है। पहले हाइपर करा दूं या हाइपो? या तुम ऑर्डर में चलो। हाइपो। हाँ, पहले ऑर्डर में चलो। हाइपो पढ़ोगे तो हाइपो पढ़, ये 3-4 बार पढ़ने के बाद होगी। और मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको यूट्यूब पे भी देखना, तो तुमको याद रह जाएगी। हाइपो, अगर सिक्रीशन कम है, और सिक्रीशन कम है, थायराइड ग्लैंड, देखो फीमेल में थायराइड, जब भी प्रेग्नेंट होती है फीमेल, उसका थायराइड टेस्ट जरूर होता है। पूछना अपने घर में, तुम अगर गवर्नमेंट में किसी भी अच्छी हॉस्पिटल में जा रहे हो, वो थायराइड टेस्ट तो बोलते ही है कि एक बार करा के रख लो, ठीक है। तो अगर हाइपोसिक्रीशन है, तो कैसा होगा कि बच्चे, प्रेगनेंसी में हाइपोसिक्रीशन होगी फीमेल में, तो बच्चे में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मान लो किसी बच्चे में बचपन से है, कॉन्जेनिटल बोल दूं, यो मैम। तो थायराइड ग्लैंड क्या तुम्हारी सिर्फ फिजिकल इफेक्ट करता था या फिर मेंटल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? देखो, मेंटल की ग्रोथ। अगर किसी बच्चे में बचपन से कम है, मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड होगी ना, यो मैम। इसमें देखिए मेंटल रिटार्डेशन। तो इस बच्चे की कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। बहुत क्वेश्चन आता है क्रिटिनिज्म पे, लिखो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिनिज्म। यही पूछते हैं, मेंटल ग्रोथ का सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि होती है या नहीं। तो इसमें होती है मेंटल रिटार्डेशन, बच्चा मेंटली स्टेबल नहीं होता, आईक्यू लो हो जाता है बच्चे का, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, आईक्यू तो अपने आप डेवलप हो जाएगा। डेफ म्यूटेशन, ठीक है, बच्चा डेफ होगा, सही से नहीं सुनेगा। इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ भी होगी, फिजिकल ग्रोथ भी तो करता है ना, तो सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ड्रॉप नहीं होगा वो, लेकिन स्टंटेड ग्रोथ होगी, प्रॉपर हो नहीं पाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हाइपोसिक्रीशन एडल्ट में हो जाए तो
अडल्ट में हो जाए तो ब्रेन डेवलपमेंट तो होगी थी, लेकिन इस कंडीशन को अपा बुलाते हैं, इट इज नोन एज मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा, इस पे भी क्वेश्चन होता है। देखो मिक्सोडीमा इज नथिंग बस मिक्सो एडीमा। एडीमा का मतलब होता है सूजन, स्वेलिंग, लिखा है ना एडीमा। तो एडीमा का मतलब होता है सूजन। तो मिक्सोडीमा के केस में क्या होता है, देखो ये क्रिटिनिज्म का पेशेंट है बच्चा, स्टंटेड ग्रोथ वाला, ड्वार्फ नहीं है ये, मेंटली रिटार्डेड है ये बच्चा, ठीक है। मिक्सोडीमा में क्या होता है, एडीमा मतलब स्वेलिंग, तो आंखों के नीचे से पफी पफी बड़ी बड़ी आईज हो जाएगी। अब किसी की पफी आई मिल लिखे ना, उसको मिक्सोडीमा का पेशेंट मत समझ लेना पागलों से, ठीक है भाई, मतलब पूरा डायग्नोज होती है चीजें। तो ऐसे पफी आईज हो जाती है नीचे से नॉर्मल इंसान की, नॉर्मली। सो दिस इज नोन एज मिक्सोडीमा, सिम्टम है मिक्सोडीमा का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है आईज में। अब किसी की आंख आई हुई है उसको मत समझ लेना मिक्सोडीमा। इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन में फर्क होगा, अडल्ट में तो मेंस्ट्रुएशन का फर्क आएगा ना, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाएगी क्योंकि थायराइड हार्मोन मेंस्ट्रुएशन पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, समझ आई। लेकिन मेंटल ग्रोथ का कुछ फर्क पड़ेगा, मेंटली कैसे होगा ये लोग, नॉर्मल। नॉर्मल, क्योंकि मेंटल ग्रोथ तो बचपन में होगी थी, अब क्यों फर्क पड़ेगा, है ना। एक और कंडीशन होती है हाइपोसिक्रीशन में कि मान लो थायराइड ग्लैंड कोशिश कर रहा है, उसके सेल्स हर रोज कोशिश कर रहे हैं कि मैं हार्मोन सिक्रीट करूं, लेकिन हार्मोन बन ही रहना, तुम उसको आयोडीन नहीं दे रहे, तुम आयोडीन खा ही नहीं रहे, तुम्हारा ग्लैंड तो रोज कोशिश कर रहा है ना हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, तुम आयरन खा नहीं रहे। तो सेल को लगता है कि यार हमसे कमी है, तो सेल ना पॉलिफरेट कर जाते हैं, माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। अब तुम सोचो अगर माइटोसिस कर करके थायराइड ग्लैंड अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है तो मोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसको हम कहते हैं यो मैम, सिंपल लिखना है आगे, सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड बड़ा हो गया, तो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज। और एनलार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हार्मोन सिक्रेट करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि तुम आयोडीन नहीं खा रहे। दिस इज एन आयोडीन डेफिशिएंसी, इसलिए बहुत जरूरी, ये क्वार्टर की वजह से ही नमक में आयोडीन डालना स्टार्ट किया गया था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। हाउ डज द क्वार्टर लुक, दिस इज हाउ द क्वार्टर लुक, दिख रहा है। मैम इसके लिए फिर ऑपरेशन किया जाता है उस बंदे का? नहीं नहीं, ऑपरेशन डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो ऑपरेशन किया जाता है, बाकी उसको पूरा थायराइड, हाइपो है ना, हाइपो में तो हार्मोन देके ठीक कर सकती है ना, तो अगर तो बहुत ज्यादा है तो फिर सर्जरिकल होगा, अदरवाइज वो उसको ट्रीटमेंट से ठीक करने की कोशिश करेंगे, किसी का स्टार्टिंग ही है हार्मोन दे देके। इसको डायग्नोसिस होता है, मतलब बहुत तरीके की सूजन होती है, जैसे अगर ये पेशेंट खाएगी ना, वो जैसे पानी पिएगी तो इसका थायराइड ग्लैंड पूरा हिलेगा पानी नीचे जाते टाइम, ऐसे कुछ कुछ टेस्ट होते हैं। अगर ये जीभ बाहर निकालेगी तो थायराइड ग्लैंड में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी, कुछ चलो डायग्नोसिस होती है, तुम्हारे काम की नहीं, ठीक है। तो ये होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। और एक कंडीशन होती है, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की मान लो कैंसर हो गया थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, कैंसर हो गया, सेल्स बड़े नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन हार्मोन नहीं सिक्रीट करते, तो ऐसी कंडीशन इज नोन एज हशीमोटो। हशीमोटो, हशीमोटो इज नथिंग बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, उसकी वजह से इम्यून सेल्स हमारे थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देते हैं, तो उसको हशीमोटो डिजीज कहते हैं। क्वेश्चन ये बना था हशीमोटो डिजीज इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी करता क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दो क्वेश्चन बने थे इसके, इससे ज्यादा तो कुछ पूछा नहीं गया था क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है। हाइपर में बस एक है, देखो किसी में भी हाइपरथायरॉयडिज्म होगा ना तो उस इंसान को क्या होगा, उसका सब कुछ बढ़ जाएगा। जैसे थायराइड ग्लैंड बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है ना, तो अगर तुम सिक्रीट करते जाओगे तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, ऐसे इंसान को गर्मी बहुत लगेगी, ठीक है, और बहुत ज्यादा अननेसेसरीली एक्टिव होगा, तो उस केस में उसको भी ग्वाइटर होगा, लेकिन कैसा, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। इसी डिजीज का एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्यों कहते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि आत्मा आ गई इंसान के अंदर, क्यों, उसकी आईज बहुत बाहर को आ जाती है इस तरीके से। दिस इज अ नॉर्मल पर्सन, तो नॉर्मल पर्सन की अगर आंखें ऐसे दिख रही है तो देख के पता चल जाता है कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है, तो ऐसा लगता है जब आपको घूर रहा है, लेकिन एक्चुअल में हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो बॉडी का वेट बहुत जल्दी लॉस होने लग जाता है, इंसान बहुत एक्टिव रहता है इसलिए बहुत ज्यादा थका थका फील करता है, बहुत स्वेटिंग सी होती है उसको, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, तो एक्सोपैथेल्मिक डिसऑर्डर कहते हैं इसको, ठीक यो मैम, है। डायग्नोसिस है प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, वहां लिखा होगा वैसे, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, ओके जी। यो मैम। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट 2 पेजेस। जब हम लोग अप्रैल में दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे चैप्टर, मैं यहीं से उठाऊंगी और उसके बाद आगे का समझाऊंगी, ओके, इससे ज्यादा आएगा। चलो ठीक है बेटा जी, कल से हम लोग 11 स्टार्ट करेंगे और हम क्या